प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं? तो बेटा आज हमारी अंतिम डेमो है और आज के बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो सिर्फ ऐप के माध्यम से होगी। ठीक है, यूट्यूब पर हमारी और आपकी मुलाकात आज अंतिम मुलाकात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग मेरे प्यारे बहन भाई जुड़ जाएंगे क्लास से। ठीक है, हाँ आइए। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम एसएससी जीडी 2026 में आए हुए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बेटा अभी सभी शिफ्टों का पेपर मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ ओके दोस्त, तो सब लोग एक बार आएंगे, जुड़ेंगे बेटा, चलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आज फिर से एक बार बता देता हूं कि आपकी कौन सी क्लास का कौन सा टाइम रहने वाला है। तो मेरे बच्चे, सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की कक्षा चलेगी। कितने बजे मेरे प्यारे बच्चों? 9 बजे। ठीक है, हाँ। और मेरे प्यारे साथी, फिर 9:15 से आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, जिसे आप रोज ले रहे हैं। जो भी बच्चे ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो भी इंग्लिश यदि पढ़ना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ही पढ़नी है, दोनों को नहीं पढ़ना। ठीक है मेरे भाई। 10 बजे से बेटा गणित की कक्षा चलती है और 11 बजे से रीजनिंग की, और फिर बेटा दोपहर में 3 बजे ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है। अब तो ज्योग्राफी चल रही है फिलहाल तो। फिर बेटा साइंस की क्लास चलती है 4 बजे, और 5 बजे आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री की कक्षा चलती है। लेकिन अभी सिर्फ पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री पॉलिटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद चलेगी। ठीक है, और जैसे ही बेटा इन जीएस के टॉपिकों में से कोई भी क्लास पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो फिर आपको स्ट्रेटेजी की क्लास कराएंगे सोनवीर सर। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से आप लोग याद रखना। ठीक है, तो मेरी क्लास आपको रोज किस समय मिलेगी? 9 AM, सुप्रभात। चाय के साथ हम लोग इस कक्षा को करेंगे, है ना, चाय के साथ, क्योंकि 9 बजे लगभग आप लोग चाय पीते होंगे। इतने तो फिजिकल दौड़ के आते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा बैच का नाम आपको पता ही है, वीर बैच, जिसका प्राइज आज रात मेरे बच्चों, आज रात 11:59 तक आपका 639 रुपए रहने वाला है। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे ना दोस्त, उसके बाद ये आपका ऑफर जो है ना 20% वाला समाप्त हो जाएगा। तो जिस बच्चे को लेना है वो आज ले लेना, अन्यथा फिर आपको पूरे 799 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आज रात 12 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिएगा एक बार फिर बता देता हूं कैसी कैसी क्लास आपको लेनी है, कैसे आपको जुड़ना है। बेटा RW ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके शहर का नाम मांगेगा। सब कुछ पूरा करने के बाद फॉर्मेलिटी नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी जो भी मांगे वो डाल देना। फिर उसके बाद ऐप आप इंस्टॉल करके अपना खोलेंगे तो आपको दिखेगा पेड क्लास, जिस पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारे जो RWA के बेटा बैच हैं, सो ये RW के चैनल है वो नजर आएंगे। आप RW के मेन चैनल पर जाएंगे, रोजगार विद अंकित, उस पर पेड क्लास पर जाकर के फिर मेरे बच्चों बाय नाउ का ऑप्शन आएगा नीचे, इसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना और अप्लाई कूपन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसको पे ऑनलाइन करके आपका, जब पे ऑनलाइन करेंगे अप्लाई कूपन होने के बाद, तो आपके 639 रुपए की एकदम रसीद कटेगी, याद रखना। ठीक है, चलिएगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास शुरू करते हैं। जो मुझे आपको जानकारी देनी थी पुनः दे चुका हूं, अब मैं आगे जानकारी इसके बारे में और नहीं देना चाहता। चलेगा, तो चलिए मेरे प्यारे साथी मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सारे शब्दों को पढ़ना है और अच्छे अच्छे से आंसर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, देन चलो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने लगभग 50 तक ये शब्द हमने पढ़ लिए थे, है ना। 50 तक हमने ये शब्द पढ़ लिए थे। आज हम 51 नंबर का शब्द पढ़ने जा रहे हैं, 51 नंबर। ठीक है, 20 शब्द अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको 2026 परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन कराऊंगा। तो सब लोग जल्दी से 20 क्वेश्चनों, इन 20 शब्दों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला शब्द है कैडर। कैडर क्या होता है? कैडर किसे कहते हैं मेरे बच्चों, बताइए। तो आप जानते हैं कैडर होता है एक संवर्ग, अधिकारियों का समूह। कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कौन से कैडर के बच्चे हैं, कि हम 2026 में वैकेंसी आई थी, 2027 बैच के बच्चे हैं। आप लोग जो बोला करेंगे, है ना, कि हम 2027 में सेलेक्ट हुए थे क्योंकि हमारा पेपर फरवरी मार्च में हुआ था, है ना। क्लियर मेरे बच्चे? और 2027 के लगभग हम जुलाई में ही ट्रेनिंग चले गए थे।
ओके दोस्त, तो वॉइस ठीक नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। तो मेरे बच्चे, कैडर का मतलब होता है संवर्ग या अधिकारियों का समूह। ओके, याद रखना। अगला शब्द आता है मेरे बच्चे कैप्टिव। कैप्टिव क्या होता है? कैडर समझ गए, कैडर क्या होता है बेटा? संवर्ग या अधिकारियों का समूह होता है। ओके दोस्त, और मेरे प्यारे साथी, फिर अगला शब्द है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैप्टिव का मतलब होता है मेरे बच्चे बंदी या फिर कैदी, है ना। जब आप कोई गलत कार्य कर देते हैं तो आपको पुलिस आती है और ले जाती है और अपनी हिरासत में ले जाकर अपनी जो उनकी जेल होती है उसमें बंद कर देते हैं। तो आप फिर कैदी हो जाते हैं, आप फिर बंदी हो जाते हैं। उनके हिसाब से आपको फिर खाना मिलता है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, बंदी या कैदी, जब आप सलाखों के पीछे चले जाते हैं, है ना। क्लियर? आपने सनी देओल की पिक्चर देखी होगी, देखी थी ना। तो बेटा वो सलाखों के पीछे चला जाता था उसके पिताजी को, जब पुलिस बहुत परेशान करती थी। तो वही स्थिति यहां पर भी होती है। अगला शब्द आया है बेटा कैप्टर। कैप्टर, कैप्टर का मतलब क्या होता है? कैप्टर उसे कहते हैं जो, कैप्टिव तो बंदी हो गया, कैप्टर उसे कहते हैं जो बंदी बनाने वाला होता है। जैसे जो भी पुलिस का अधिकारी होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, है ना मेरे बच्चों, उसे कहते हैं कैप्टर। ये एक पुलिस अधिकारी होता है जो हमको बंदी बनाने का कार्य करता है। हमको ले जाता है पकड़ करके और बंदी बना करके, और हमको हथकड़ी लगाकर अंदर जेल में ले जाकर छोड़ देता है ना, हमारे करने के अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैप्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे जी कैप्टर का अर्थ होता है बंदी बनाने वाला। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा कार्टेल। कार्टेल, कार्टेल का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? कार्टेल, कार्टेल कहते हैं जो तस्करों का गिरोह होता है। जैसे तस्कर किसे कहते हैं? जो चीज अवैध होती हैं, जिनको हम बाजार में बेच नहीं सकते, जिनको हम बाजार में आम रूप से खरीद नहीं सकते, ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो सरकारी, जिन पर ड्यूटी लगती है, और हम उससे सरकारी ड्यूटी चुरा करके उनको तस्कर करते हैं, उनको बेचते हैं, है ना। विदेशी मूल्य में बहुत कीमत होती है उनकी। जैसे बेटा हीरोइन होती है, हीरोइन है, विदेशी कीमत उनकी बहुत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कोई मान लीजिए व्यक्ति उनका व्यापार करने लग जाए तो उसको या तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट देती है, वो ऐसे ही नहीं होता। लेकिन आप बिगर लाइसेंस बनवाए उसको आप बेचते हैं, उसके व्यापारी बन रहे हैं, तो आप इसका मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। तो आपका जो गिरोह है ना, आप जो गंदे काम करते हैं, तस्कर हैं, तो मेरे बच्चे तस्करों का जो गिरोह होता है उसे कार्टेल बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। आइएगा, अगला शब्द आता है बेटा कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, बुलेट तो कल आपने पढ़ा था, बुलेट माने गोली आपने पढ़ी थी। ठीक है, पढ़ी थी नहीं तो सबको पता है मेरे बच्चे की बुलेट का अर्थ क्या होता है? गोली होता है। लेकिन यहां पर एक शब्द आया है कार्ट्रिज, जो बहुत सारे कार्ट्रिज होते हैं, है ना। आपने देखा होगा, जो सेना में आप चले जाएंगे तो आपको लगभग 50-50 कार्ट्रिज जो भी मिलते होंगे, है ना, वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको बेटा आपके पास जो कारतूस होते हैं उन्हें कहते हैं कार्टेज। ठीक है, याद रखोगे, ये तो व्यवहारिक शब्द है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे आता है बेटा केस डायरी। केस डायरी किसे कहते हैं? जब कोई अपराधी अपराध कर देता है ना, और उसको पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है, तो जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है ना बेटा, वो केस डायरी बनाता है। केस डायरी किसे कहते हैं? वो उसमें उसकी पूरी जांच करता है। जांच कैसे? उसके बारे में जानने की, जैसे गांव में जाएगा, गांव के लोगों से पूछेगा कि ये बताइएगा, तुमने उस व्यक्ति को कभी अपराध करते देखा है, या जो ये अपराध उसके ऊपर लगाया गया है क्या ये सच है? तो आपकी पूरी छानबीन करेगा वो कि अपराधी वाकई में आप ही हैं या आपको झूठा फंसाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, सब इंस्पेक्टर जो होता है बेटा, है ना, यदि आपके ऊपर सच सारे एलिगेशन जो भी लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो सच हैं, तो वो आपकी केस डायरी में सारी चीजों को खोल देता है ना। तो बेटा उसे दैनंदिनी बोलते हैं। वो आपके दैनिक जीवन की सारी दिनचर्या के बारे में जानेगा। आप क्या करते हैं, आप कहां कहां जाते हैं, आपका क्या काम है, आप पैसा जो कमाते हैं वो कहां से आता है, सारी जानकारी करेगा। घर में कौन कौन है ना, किस तरह का इस व्यक्ति का व्यवहार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बेटा केस डायरी होती है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा केस डायरी किसे कहते हैं? जिसमें अपराधी का पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। आगे बेटा शब्द आता है हमारा कौशन। कौशन, अब इस शब्द में आप लोग फंस जाएंगे। इस शब्द में आप लोग फंस जाएंगे। कैसे?
कॉशन का अर्थ है, एक तो बेटा वार्निंग होती है, चेतावनी, मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आज के बाद यदि तुम मुझे इस कक्षा में अपराध करते नजर आए या कक्षा में शोर मचाते नजर आए तो मैं आपको कक्षा में बैठने नहीं दूंगा, है ना। जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में थे, तो अध्यापक हमसे कहते थे ना, हम शोर मचाते थे, दोस्ती में बातें करते थे, अध्यापक पढ़ा रहे होते थे, है ना, तो हम क्या करते थे, तो अध्यापक हमसे क्या कहते थे, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, आज यदि तूने आज की बात की ना और तू इस सीट पर बैठा तो मैं तुझे कक्षा में नहीं बैठने दूंगा, तू बाहर जाना, मेरी कक्षा में बिल्कुल मत आना, है ना। वो तो बेटा वार्निंग होती है। और ये शब्द कॉशन, अब इस चेतावनी का अर्थ क्या होता है, जैसे कहीं बिजली के खंभे पे आपने लिखा देखा होगा, बिजली से सावधान, करंट आ सकता है। किसी बड़े आदमी के घर आप जाते हैं तो उसके घर के सामने लगा होता है एक बोर्ड, अंदर कुत्ता है, सावधान रहिए, काट लेगा, कहता है ना, वो कोठी के बाहर लगा होता है बोर्ड, छोटा सा गेट पर, अंदर कुत्ता है, सावधान। तो ये एक चेतावनी होती है आदमी को सचेत करने के लिए। तो दोनों शब्दों का इतना अर्थ आपको याद रखना है ना। ये जो कॉशन शब्द है इसका मतलब होता है सावधान, बिजली के खंभे से दूर रहिए, बिजली उतर सकती है, आपको काट लेगी, है ना बच्चों। अब यार बड़े आदमियों के घर पे तो कुत्ते होते हैं, उनके गेट पर तो कोठी पे लिखा होता है, हमारे घर पे थोड़ी होता है यार, हमारे घर में तो कोई भी आए कोई भी चला जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। गांव में थोड़ी होता है, आपके यहां भी नहीं होता होगा, लेकिन बड़े बड़े जो बड़े लोग होते हैं मालदार, उनके यहां होता है ऐसा, है ना बच्चा। आगे आता है बेटा सेसेशन। सेसेशन का अर्थ क्या होता है, सेसेशन का अर्थ, इसका अर्थ होता है जब हमारी बाउंड्री, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर है ना, तो उसमें बेटा हमारी जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है, वहां पर ऐसे करके तार फेंसिंग हो रखी है। जब कभी बाघा बॉर्डर आप जाएंगे तो आप देखेंगे उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है ना, तो बेटा उससे आगे जाते हैं तो ऐसे करके तार फेंसिंग होती रहती है, ना वो इधर आते हैं ना हम उधर जाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं समाप्ति या रोक। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, चार्ज। चार्ज क्या होते हैं, जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं तो मान लीजिए तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है और तुमने पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के सिर में मारा। भाई अपना बचाना है तो अपने आप को तो फिर कुछ तो करेगा ही, मरता क्या ना करता, पत्थर से उसका सर फूट गया। अब सर फूटने के बाद वो आपके खिलाफ तहरीर दे आया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ FIR उसने जाकर के थाने में करा दी, पुलिस आएगी, आपको उठाकर ले जाएगी, उसका मेडिकल कराएगी, जो उसकी चोट लगी है वो डॉक्टर लिख कर देंगे और उसके अनुसार आपके ऊपर धारा लगेंगी, चार्ज लगेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे कि आपने एक पत्थर से इसका सर फोड़ा है जिससे इसको इतनी गहरी चोट पहुंची है, तो इसके ऊपर आपको इस धारा के अंदर, ये चार्ज के अंदर आपका चालान किया जाता है, आपको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, आप आरोपी हो जाएगा, आरोपी हैं अब, है ना, तो याद रखना। क्लियर मेरे बच्चे, ये होता है बेटा चार्ज। जैसे धारा 302, 304, ये सब धारा 500, 504, 506, 352, बहुत सारी धाराएं हैं, 452, है ना। हाँ, लेकिन आपसे धारा वारा नहीं पूछी जा रही है, आप कभी धारा वारा मत पढ़ लेना। आगे आता है बेटा चार्ज शीट। चार्ज शीट क्या होती है, जो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसने आपकी जांच की थी, आपने उसको चोटिल किया है, वो आपके खिलाफ चार्जशीट बनाएगा, उसमें सारी चीजों को लिखवाएगा, सारी चीजों को बताएगा लिख करके। मैं वहां पहुंचा तो मैंने मुजरिम को वहां से पकड़ा, मुजरिम ने उसका सर उस पत्थर से फोड़ा, वो पत्थर मुझे बरामद हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वहां के पड़ोस के लोगों से जाकर पूछा कि क्या वाकई में इस पत्थर से इसी व्यक्ति ने उसका सिर फोड़ा है, तो इस नाम के गवाह ने ये गवाही दी कि हाँ जी, हमारे सामने इस व्यक्ति ने पत्थर से उसका सर फोड़ा और उसको गालियां दी और उसे मारने की जान से धमकी दी। तो मेरे बच्चे, उसमें सारा ब्यौरा खोल दिया जाता है, वो आरोप पत्र फिर बेटा आपका कहां दाखिल कर दिया जाता है, न्यायालय में, और न्यायालय उसके आधार पर आपको फिर सजा देता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख कर भेज देता है। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला शब्द है हमारा कोएर्शन। कोएर्शन क्या क्या अर्थ होता है, कोएर्शन जानते हैं, कोएर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपका काम नहीं करना चाहता, आपसे बिल्कुल दूर रहना चाहता है, लेकिन आप अपनी दादागिरी में उसके ऊपर प्रभाव जमाते हैं, है ना, प्रभाव जमाते हैं और उससे जोर जबरदस्ती उसे मतलब प्रताड़ित करते हैं दादागिरी के माध्यम से, अपनी प्रभाव के माध्यम से, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे कहा जाता है कोएर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती। आपने उसे जबरदस्ती बुलवाकर वहां पर मारा और उस पर कार्य कराया। ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा कमांडो। इस शब्द को कौन नहीं जानता,
इस शब्द के बारे में तो आप सब जानते हैं। कमांडो क्या होता है भाई? एक बात बताओ, आप लोग जब भर्ती हो जाओगे तो आप में से आपका जो बेटा प्रशिक्षण टाइम होगा, ट्रेनिंग टाइम, उसमें ही आप लोगों में से कुछ लड़के ऐसे छांट लिए जाते हैं कि भाई ये लड़के बॉडी से 6-6 फीट हाइट है, अच्छी खासी बॉडी है, ये लड़के आगे कमांडो के लिए तैयार करे जा सकते हैं। तो आपकी एक लिस्ट बना ली जाती है ना। तो मेरे बच्चों वो विशेष सैनिक होते हैं जो विशेष लोगों के साथ रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ आपने देखे होंगे कुछ कमांडो रहते हैं, है ना। आर्मी के कुछ बेटा आपने देखा होगा राष्ट्रपति के साथ रहते हैं, तो वो कमांडो ट्रेनिंग होती है। वो विशेष सैनिक होते हैं, उनके अंदर इतनी फुर्ती होती है, वो एक सेकंड में पलक झपकते ही इंसान को उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं, है ना। उनको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग कराई जाती है। सांपों में छोड़ दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा 2-2 4-4 दिन, आंख पे पट्टी बांधकर उनको बहुत सारे गहरे जंगल में छोड़ दिया जाएगा कि 50 किलोमीटर ले जाकर कि अब तुम्हें अपने दिमाग से काम करके आना है। ब्लैक कैट कमांडो हो गए बेटा, इस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो वो विशेष सैनिक होते हैं और इनका प्रशिक्षण भी विशेष दिया जाता है ना। याद रखना, आपने ये चीजें तो फिल्मों में भी देखी होंगी। एनसीसी में तो बेटा वो एनसीसी तो बेटा सी सर्टिफिकेट, उसमें सिर्फ क्या होता है, आधा सैनिक हो जाता है वो। आगे आता है बेटा कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन होती है? कंप्लेंट किसे कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं शिकायतकर्ता को। जैसे मान लीजिए आपने किसी के गाल पर चांटा मार दिया, तो उस लड़के ने आकर जब आपकी मम्मी को बताया ना कि आंटी जी इसने मुझको चांटा मारा, चाची इसने मुझको आज चांटा मारा था, है ना, इसने मुझे आज गालियां दी और मुझको पिटाई करी, तो आपकी जो शिकायत करने वाला जो बच्चा है वो बेटा कौन है? कंप्लेंट। ठीक है, वो कंप्लेंट होता है, शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला। ठीक है मेरे बच्चे, आप कहेंगे शिकायत करने वाला। शिकायत करने वाला जो बच्चा है वो आपका बेटा क्या कहलाएगा? वो कंप्लेंट कहलाएगा। समझ गए? ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है मेरे बच्चे कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का अर्थ क्या होता है जी? कॉन्ट्राबैंड जानते हैं किसे कहते हैं बेटा? ये वो चीजें होती है, वो पदार्थ होते हैं, वो वस्तु होती है, है ना, जिनको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते, है ना। वहां पर जैसे मान लीजिए आप भारत से कहीं विदेश जाना चाह रहे हैं और कोई ऐसी वस्तु लेकर जाना चाह रहे हैं जो अवैध है, गैर कानूनी है, तो आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे ना तो आपका बैग चेक किया जाएगा। एक्साइज वाले वहीं खड़े होंगे, है ना, वो कहेंगे दिखाओ क्या क्या लेकर जा रहे हो। तो आपके बैग में यदि मान लीजिए कोई अवैध वस्तु मिल गई, है ना, तो वो कहेंगे ये तो गलत है, आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं, आपको इस अपराध में 1 साल की सजा हो सकती है ना। तो बेटा ऐसी वस्तुएं जो बाहर वर्जित होती हैं, ले जा नहीं सकते, तस्करी का सामान होता है ना। जैसे आजकल तुमने देखा है लोग कि भाई काली बिल्ली होनी चाहिए, उसको बेच दो, पता नहीं उसके कितने पैसे मिलते हैं, है ना। जो लोग मान लीजिए दूसरे देश में सोना ज्यादा होता है, उस देश से भारत लेकर आ रहे हैं, वो भी गलत है। भाई आप सिर्फ पैर कर जा सकते हैं 10-5 ग्राम, 10 तोले 20 तोले, लेकिन ऐसा नहीं आप 2 किलो खरीद कर ले आओगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो गलत है, वो गैर कानूनी है मेरे बच्चों। तो वर्जित माल, तस्करी का सामान, जिसे देखो ऐसे एक्साइज वाले चेक करते हैं कि क्या क्या लेकर जा रहा है बैग में, है ना। याद रखना। ऐसे तो आप एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी राज्य में शराब सस्ती होती है और आप वहां से शराब खरीद कर ला रहे हैं, तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको एक्साइज वाले कहीं भी पकड़ सकते हैं रोड पर कि ये गाड़ी बिहार के नंबर की और दिल्ली से जा रही है, इसमें शराब जा रही है दिल्ली से, तो वो गलत है, अवैध है। ठीक है बेटा, उसमें आपको सजा हो सकती है। अगला शब्द आता है बेटा कॉर्डन। कॉर्डन किसे कहते हैं, है ना। कॉर्डन किसे कहते हैं? जब कोई अपराध कर देते हैं आप लोग, तो आपको पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है ना। कहते हैं ना, या तो बाहर आ जाइए 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, नहीं तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे, है ना, तुम्हारे ऊपर गोली चला देंगे। तो बेटा तुम्हारी घेराबंदी कर ली जाती है, चारों तरफ से तुम्हें पुलिस घेर लेती है। फिल्मों में देखा है तुमने वो स्टाइल, वही ये होता है बेटा, घेराबंदी, है ना। और वहां पर फिर प्रवेश नो एंट्री दी जाती है, अब यहां कोई अंदर नहीं जाएगा। आगे आता है बेटा कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का क्या अर्थ होता है? इन शब्दों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, मोटा मोटा पेपर में देखते ही याद आ जाएगा। कॉर्पोरल क्या होता है? जब आप भर्ती हो जाएंगे तो बेटा ऐसा तो नहीं होता कि सभी लोग बेटा असिस्टेंट कमांडेंट डीआईजी आईजी होते हैं। कुछ नीचे के जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें कॉर्पोरल बोला जाता है सेना के नाम, सेना में, है ना। जैसे नायक,
पुलिस सेना का पद है, नायक हो गया, और बेटा हवलदार, हवलदार कह देते हैं, है ना, जो किसी चीज पर विशेष ध्यान रखते हैं। सूबेदार, मेजर, मेजर तो खैर हाई रैंक हो जाती है, जो छोटे अधिकारी होते हैं, है ना, तो वो कौन होते हैं? वो मेरे बच्चों नायक पुलिस सेना के एक अधिकारी होते हैं, जो छोटे अधिकारी होते हैं, बड़े नहीं होते, छोटे पद होते हैं वो। उन्हें मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? कॉर्पोरल बोला जाता है। बताइए, इन शब्दों को इस तरह से रिवीजन कर लोगे ना, ये शब्द मैं आपको सारे इसी तरह डलवा दूंगा पूरी पीडीएफ, जिनको आप एक एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा एसएससी जीडी बंगाल का बैच कब आ रहा है? वो जल्दी आएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया। आगे आता है बेटा करप्शन। करप्शन क्या होता है? ये तो आप सब जानते हैं, आपके डेली व्यवहार में आता है ये शब्द। तो आता है, नहीं आता है कि यार आजकल तो करप्शन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आदमी यार भ्रष्ट हो गया है, ईमानदारी पर काम ही नहीं करना चाहता। पता नहीं लोगों के कितनी भूख हो गई है पैसे की, क्या करेंगे इस पैसे का, है ना। जैसा कि पीछे बेटा बहुत सारी भर्तियों में भी देखा आपने। अरे यार क्यों बेटा गरीब बच्चे को परेशान कर रहे हो यार आप लोग, है ना। तो मेरे बच्चों इसे बोलते हैं करप्शन। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो पैसे देता है उसका काम होता है, वरना साधारण व्यक्ति को कोई पूछता ही नहीं है ना। लेकिन हम अपनी मेहनत के बल पर उस चीज को छीन सकते हैं, है ना दोस्तों। हाँ हाँ बेटा, एनसीसी में भी होता है, जो आपको प्रशिक्षण देने के लिए कुछ सिपाही आते हैं ना। हाँ, आगे आता है बेटा काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? देखो ये जूते लगवाए हुए हैं मैंने, है ना, ये इसलिए लगवाए हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। कैसे? मान लो एक तो बेटा ब्रांड होता है जिस पर मोहर लगी हुई है कि ये जूता नाइक का है, ये जूता पूमा का है, एडिडास का है, किसी भी ब्रांड का है ना, तो वो ओरिजिनल जूता होगा दोस्त, है ना, ओरिजिनल है। और तुमने देखा होगा उसके जैसा सेम मार्केट में कॉपी आ गई है, नकली कॉपी बिक रहा है, और कॉपी को लोग ये देखते हैं यार कॉपी ओरिजिनल सा लग रहा है बिल्कुल, है ना, ये चीजें देखते हैं ना आप लोग। तो मेरे बच्चे उसे काउंटरफीट कहते हैं, जिसका मतलब जाली या नकली होता है ना। अब तुमने देखा होगा कुछ लोग जो बेटा वैसे होते हैं, मतलब गुंडे टाइप के होते हैं, वो करेंसी छपवा लेते हैं। जैसे 500 का नोट यार नकली आ गया मेरे पास तो, है ना, अरे यार मेरे को तो रात एक दुकान वाले ने 500 का नोट दे दिया, नकली था वो नोट, तो बेटा नकली नोट छाप देते हैं, उसे काउंटरफीट कहते हैं। वो कानूनी जुर्म है हालांकि वैसे तो, लेकिन मेरे भाई सब कुछ हो रहा है यार, कोई हम रोक थोड़ी सकते हैं, दुनिया में कुछ कोई नहीं रोक रहा कुछ भी, है ना। जिसका जैसे चल रहा है वो धक्का दे रहा है ना मेरे बच्चे। तो ये चीज आपने देखी होंगी, फर्जी उनकी जैसी कॉपी बिक रही है बिल्कुल, ये ओरिजिनल है, ये इसकी कॉपी बना दी, नकली बना दिया, ये देखो असली जूता है और इसकी ही नकल में बना दिया नकली, सेम टू सेम। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यहां सोल पर ऐसे नजर आ जाती हैं कि यार देखने से पता लग जाता है नकली है, असली नहीं है ये, है ना। हाँ चलो भाई, आगे आता है बेटा कोर्ट मार्शल। ये शब्द तुम्हारे सामने बहुत आएगा, ये शब्द तुम्हारे सामने जब आप भर्ती होकर के चले जाओगे ना बेटा, ये तुम्हारे सामने इतनी बार आएगा कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं तो किसी अन्य सिपाही के साथ हो जाएगा, है ना। कि जैसे किसी सिपाही ने, मान लीजिए किसी अधिकारी ने आदेश दिया कि आपको ये कार्य करना है, उसने मान लीजिए उसका गलत कार्य किया, है ना, कोई अवैध कार्य कर दिया, गोली बिगर पूछे चला दी। अधिकारी की गोली नहीं चलानी, है ना, हमें उस अपराधी को जिंदा पकड़ना है, उस आतंकवादी को। और आप में से एक सिरफिरा ऐसा लड़का था, उसने कॉक की राइफल और दर उसको भून डाला। तो अधिकारी ने आपके अधिकारी ने आदेश दिया हुआ था कि यार गोली नहीं चलानी, उसको जिंदा उठाना है, उससे हमें बहुत सारे अंदर के राज जानने हैं, और आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, तो उसके ऊपर आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वहां पर 5 अधिकारियों की पीठ बैठ जाएगी और आपके खिलाफ जांच करेगी कि आपने वो गोली स्वयं चलाई थी, या फिर किसी अधिकारी के कहने से चलाई, या फिर किसी सैनिक ने तुम्हें भड़काया, आखिर तुमने ये कार्य क्यों किया। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको फिर वहां सैन्य अदालत में जाना पड़ेगा। बेटा तुम जानते हो ना, फौजियों की कोई अदालत नहीं होती, फौजियों की अपनी खुद की अदालत होती है ना। और फौजियों का दंड बड़ा कठिन होता है ना, वो घोटों से कोहनियों से चलवा देते हैं बहुत बहुत दूर ऐसे ही सिपाही को, है ना। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे वहां कोर्ट मार्शल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, एक आपको बहुत सच्चा उदाहरण देता हूं, किसी दूसरे देश के सिपाही ने या दूसरे देश के आतंकवादी ने आप पर हमला कर दिया, आप उस पोस्ट पर 4 सिपाही थे, है ना, आपके बीच से कोई एक सिपाही को गोली लग जाती है और वो सिपाही मर जाता है,
और आप वहां जीवित हैं, तीनों के तीनों। आप पे चारों के बीच में से एक सिपाही मर गया, तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी तीनों के ऊपर। क्या हो सकता है तुमने तो नहीं मार दिया है उसको, तुम ही में से कभी किसी ने मार दिया हो, तुम्हारी आपस में कोई लड़ाई हो गई हो और वो व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुमने ही उसे गोली मार दी हो, तो बेटा तीनों के खिलाफ क्या हो जाएगी, जांच बैठ जाएगी, तुम्हारा तीनों का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। समझे? तो ये भी मेरे बच्चों सेना में बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे बच्चे सैन्य अदालत को बोलते हैं कोर्ट मार्शल। ठीक है? और अदालत फिर बैठ करके तुम्हें सोते हुए को उठा लेगी। ऐसा नहीं है तुम्हें आराम से सोने देंगे सिपाही के, हमने एक बार पूछ लिया, नहीं, बहुत बुरा बेटा होता है उसमें। तुम सो रहे हो रात को, तुम्हें भेज दिया जाओ बैरक में जाकर सो जाओ, और जो हमारे पीछे तुम्हारे 2 घंटे बाद 2 सिपाही जाएंगे, तुम्हें उठाकर ले आएंगे कि चलो आपको डीआईजी साहब बुला रहे हैं। अब नींद में ही इतने तुम सोच भी नहीं पाओगे, वो तुम्हें जगह जगह परेशान करेंगे, तुम्हारे अंदर से उगलवाना चाहेंगे कि वो तुमने ही तो नहीं किया। ऐसा होता है दोस्तों। आगे आता है बेटा क्राइम। ये शब्द तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है जानते हैं ना आप लोग। कोई किसी के पैसे ठग देता है ना, कोई किसी से कहेगा हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपके पास एक पिन कोड आएगा, वो बेचारा सीधे सलामत मन से बता देता है, बेचारा सीधा आदमी, और उसका क्या होता है, उसके अकाउंट में बेचारे 10-20 हजार बचे हुए थे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए अपने, वो सारे खींच देता है वो। तो बेटा साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, आप ये चीज नोट कर रहे हैं आजकल। तो ये बेटा एक अपराध होता है, क्राइम बोले तो अपराध। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको 2026 में आए हुए प्रश्न, 2026 में आए प्रश्न दिखाता हूं, किस तरह से प्रश्न पूछे। प्रश्न देखें। चलिए अब सब लोग तैयार हैं आंसर देने के लिए एक बार जल्दी से, तो सब लोग तैयार हो जाइएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, देखो बेटा सब लोग जवाब देना, बहुत अच्छे से पढ़कर देना। सभी क्वेश्चन देखो जितने अभी मुझे मिले हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऐप के माध्यम से, टेंशन मत लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये 2026 का आया हुआ पहला क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोला गया है। देखो पुलिस की जानकारी है सारी, आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि आप भी बेटा जो आप लोग जो होते हैं ना, ये बीएसएफ ये एक पुलिस ही होती है, याद रखना इस बात को भी। घटना स्थल की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कहीं पर घटना घट जाती है, कोई दंगा हो गया बहुत ज्यादा, वहां पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है बेटा, है ना, सीआरपीएफ है, बहुत सारी फोर्स भेज दी गई कि जाकर के उस घटना स्थल पर अपना संभालो, उस चीज को ध्यान से, उस पर ध्यान रखो। तो मेरे बच्चे, घटना स्थल की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नियंत्रण तो किसी चीज पर रोक होती है, रोक लगाना, लेकिन यहां रक्षा करने की प्रक्रिया की बात करी जा रही है। आपको यहां रक्षा करनी है बेटा किसी की, है ना, तो रक्षा करने के लिए आपको सबसे उचित विकल्प क्या देना है मेरे बच्चों, नियंत्रण, सुरक्षा, निगरानी, शीलिंग। बताइए उसे क्या बोलेंगे आप लोग। बताइए मेरे बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चे बी और सी आंसर दे रहे हैं। सर जी निगरानी करेंगे, सर जी सुरक्षा करेंगे। बेटा रक्षा करनी है आपको वहां। मान लीजिए मुझ पर लगभग 1000 आदमी मुझे मारना चाहता है और मैं किसी प्रकार उनसे बच गया, है ना, उनकी गोली से, उनके पत्थर से, किसी भी तरह बच गया भाई वो, है ना, मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह पता है, फिर ये बात, मैं एक बड़ा अधिकारी हूं और ये बात सेंटर लेवल पर चली गई, तो मुझे बचाने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई। तो फिर वो फोर्स मेरी रक्षा कैसे करेंगी, वो कैसे करेंगी मेरे बच्चों। मान लीजिए मैं यहां बीच में बैठा हूं, तो वो मेरे को चारों तरफ से ऐसे करके क्या कर देंगे, मेरी घेराबंदी कर देंगे, मुझे शीलिंग कर देंगे। शीलिंग करने का मतलब होता है मेरे बच्चे, मुझे क्या कर देंगे, मुझे उस घेराबंदी के अंदर, चारों दीवारी के अंदर बंद कर देंगे, ताकि मुझ पर दोबारा कोई हमला ना कर सके, और सारा फोर्स यहां बाहर तैनात हो जाएगा असला ले लेकर,
है ना मेरे बच्चों, और बाहर बैठ जाएंगे ताकि कोई अंदर ना घुस जाए, उस व्यक्ति को पुनः कोई हमला ना कर दे, उस व्यक्ति पर उसे पुनः ना कोई मार दे। ठीक है, तो मेरे बच्चे उसे सीलिंग करते हैं, पूरे क्षेत्र की सीलिंग कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे पूरे क्षेत्र को। समझ गए? ये चीज दिमाग लगाओ आप लोग, यही तो दिमाग लगाना है बस। आप कहेंगे सर जी निगरानी करेंगे, उसकी देखते रहेंगे, कोई आ तो नहीं रहा है। अरे भैया सो गए तुम निगरानी करते करते, ऐसा भी तो हो सकता है, नींद तो आती है ना। सुरक्षा करेंगे सर जी, अरे भाई सुरक्षा करने तो आप आ ही रहे हैं, वो तो आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन सुरक्षा एक साधारण शब्द है। लेकिन आप जब इतना बड़ा केस हो गया है कि कोई व्यक्ति की जान एक सेकंड में जा सकती है, इतनी सारी पब्लिक उसको मारना चाहती है, और वो बहुत बड़ा एक आदमी है ना, तो मेरे बच्चे उसकी फोर्स जाकर सीलिंग कर देगी उसकी चारों तरफ से, है ना। तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आपको एक सैनिक मानते हुए आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि आप एक जवान हैं तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में, ये आपको दिमाग लगाना है बस। चलेगा, अगला क्वेश्चन। किसी कर्मी की ड्यूटी बदल दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए पहले वो दिल्ली में तैनात था, दिल्ली में नायक पद पर तैनात था वो, अब उसको यहां से हटाकर मान लीजिए पंजाब भेज दिया जाता है बेटा, है ना, पंजाब भेज दिया जाता है। उसकी ड्यूटी यहां पर क्या थी, सिर्फ वो देखता था मैनेजमेंट, सिपाहियों का वो देखता था, सिर्फ सिपाहियों के लिए मान लीजिए खाना वाना आ रहा, उसकी सारी ड्यूटी जिम्मेदारी होती थी उसकी। अब उसकी कुछ ड्यूटी को बदल दिया जाता है, उस कर्मी की ड्यूटी को, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रमोशन। बेटा प्रमोशन तो अधिकारी के पद में उन्नति करना होता है, प्रोन्नत कर दिया, प्रोन्नत थोड़ी किया है, सिर्फ ड्यूटी बदली है यार, है ना। यहां से हटाकर वहां भेज दिया गया और ड्यूटी बदल दी उसकी। अब आप ड्यूटी नहीं करोगे, अब आप जाकर किसी अधिकारी की गाड़ी चलाओगे, कुछ भी करोगे। तो बेटा निर्देश नहीं। प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग होती है, सीखना होता है किसी चीज को, नहीं। स्थानांतरण, आपका स्थानांतरण कर दिया वहां से, है ना, आप कर्मी की ड्यूटी को बदल दिया, स्थानांतरण कर दिया, तबादला करके वहां से वहां पहुंचा दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके मेरे भाई। हाँ। आगे एक शब्द आता है बेटा अपराध की प्रवृत्ति का सही तकनीकी शब्द क्या है? कि यार इस व्यक्ति की तो अपराध की प्रवृत्ति है, ये तो कभी भी सुधरेगा ही नहीं, अभी तो जेल से आया था, अब फिर अपराध कर रहा है, फिर जेल जाएगा, कोई ना कोई गुनाह में फंसेगा जरूर। बताइए मेरे बच्चों। बेटा हिंदी में ही पूछे गए थे, 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन आए थे ये सभी पेपर शिफ्ट में। तो मेरे बच्चे क्रिमिनल इंटेंशन, कि भैया उसका तो इरादा ही ऐसा है। इंटेंशन माने होता है बेटा इरादा, भैया उसका तो इरादा ही उसे मारने का है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति की बात की जा रही है कि भैया उसकी तो प्रवृत्ति है, वो किसी से भी झगड़ा कर लेता है। क्रिमिनल हिस्ट्री, बेटा क्रिमिनल का इतिहास निकालो, क्या इसने पीछे भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े मारपीट करी है ना। क्रिमिनल मोटिव, इसका तो मोटिव ही ऐसा रहता है कि किसी को चोट पहुंचाना, नहीं, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये कभी किसी पर दया रहम खाता ही नहीं है सर, ये तो हमेशा गलत कार्य करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा। सी आंसर लगाएंगे। ठीक है, प्रोपेनेंसिटी, सर जी इसकी तो प्रवृत्ति है, ये तो व्यक्ति की समझ ही अलग है, सोच ही अलग है। ठीक है मेरे बच्चों, सी आंसर राइट होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। इस तरह से लंबी लंबी भाषाएं दे दी, अब विद्यार्थी पेपर में पढ़ने में झिझक रहा था। आंतरिक सुरक्षा में डेटा विश्लेषण की भूमिका। भाई देखो आज के टेक्निकल जमाना है, पहले तो सिपाहियों का जो पूरा ब्यौरा होता था वो रजिस्टर्ड में चढ़ता था, आजकल तो कंप्यूटराइज सब कुछ है ना, क्राइम भी कंप्यूटराइज हो रहा है। ठीक है बेटा, याद कैसे करें? इनको सिर्फ रिवीजन करना है मेरे भाई, याद तो मैं कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, याद तो मैं कराऊंगा भाई, आपको अपने आप को अभी से सिपाही मान लेना है, ये याद रखना बस। डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के डेटा में डेटा विश्लेषण की, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध चीज जानते हैं जिनमें हमें संदेह होता है, संदिग्ध वस्तु है, कोई गोला तो नहीं है, कोई बारूद भरा कोई बैग तो नहीं पड़ा है, संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियां केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती हैं।
ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सारी चीजों पर विचार करती हैं। सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाता है बताइए। प्रचार के लिए। क्या सेना कभी प्रचार करती है किसी बात का? नहीं करती। इन बातों को नोट कर लेना, कोई दुकान थोड़ी कर रही है सेना। सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाता है? विश्लेषण और पहचान के लिए, दस्तावेजीकरण के लिए नहीं, दस्तावेज जो तैयार होते हैं उनके करण के लिए नहीं, संग्रहण के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं, विश्लेषण उसके बारे में जांच करने के लिए, उसमें सही गलत का निष्कर्ष निकालने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है बेटा। ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको अभी से एक बात ध्यान रखना, अभी से अपने आप को एक सेना का सिपाही मानना है, क्योंकि सेना का सिपाही अपनी प्राइवेसी कभी किसी को नहीं देता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक अपने आप को विद्यार्थी मत मानना अब आप क्वेश्चन का आंसर देते समय। चलो, यदि पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर तैनात है, मान लीजिए आप किसी बीएसएफ वाहिनी में तैनात हैं, है ना, आपकी ड्यूटी मान लीजिए दिल्ली हेडक्वार्टर पर लग गई, है ना, तो वह क्या कर रहा होता है? वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी जाऊंगा, तुम भी आओगे, क्या कोई ठेले वाला आएगा? क्या सभी व्यक्ति हेडक्वार्टर में चले जाएंगे? जो आपका बीएसएफ का हेडक्वार्टर बना हुआ है, नहीं जा सकते ना। तो वो क्या करेगा? वाहन रोककर जांच कर रहा होता है, दुकान चला रहा होता है, भाषण दे रहा होता है। कोई वो नेता है वहां पर बेटा, कोई वो नेता है जो भाषण देगा, चित्र बना रहा होता है, वो आर्टिस्ट है कोई मेरे प्यारे बच्चों जो चित्र बनाएगा, वो कोई बेटा व्यापारी है जो वह दुकान चलाएगा, वो सबको रोकेगा। साइड में गाड़ी लगाइए साहब, कहां से आए हैं, किससे मिलने जाना है, किस हिसाब से आपको बात करनी है ना, कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो वाहन को रोकेगा, जांच कर रहेगा, तब जाकर के यदि उसे लगेगा कि ये चीज सही है, अन्यथा हर किसी को अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए आंसर यहां पर लॉक हो जाता है ना। ऐसे ही बेटा अभी पीछे की चर्चा में आपको बताऊं, हम टिहरी डैम देखने चले गए तो वहां पर हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी मिले। बोले गुरुजी उसके लिए तो माफी चाहते हैं, अंदर तो आप चले जाइए, क्योंकि हम आपके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, हमारे गुरुजी हैं, लेकिन सर टिहरी डैम नहीं देख पाओगे, वो तो सर बहुत नीचे है ना। हम आपको वैसे घुमा सकते हैं इस पूरे इसमें, लेकिन हम अंदर नहीं ले जा सकते सर, वो गैर कानूनी है ना। तो अंदर जाने में पूछते आप कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है भाई, ये मैं आपको बिल्कुल साक्षात बात बता रहा हूं अभी। आंतरिक सुरक्षा में डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध गतिविधियों को, है ना, देखो बेटा, गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसी केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती है। यह गद्यांश की सोच को दर्शाता है। अब पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब ये दोबारा क्वेश्चन बदल कर दे दिया दूसरी शिफ्ट में इस प्रकार: पूर्व नियोजन आधारित सुरक्षा सोच, दंड आधारित सोच, केवल निगरानी सोच, प्रतिक्रियात्मक सोच। बोलो मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग? तो मेरे बच्चे पहले से ही उस पर जो आपने योजना बनाई हुई है, विश्लेषण किया हुआ है, नियोजन किया हुआ है, उस पर आधारित आप अपनी सुरक्षा सोच का पूरा प्रयोग करेंगे। तो आंसर ए वाला इसका लॉक हो जाएगा। वहां पर क्या था, अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, देखो ऐसे, वहां पर था विश्लेषण और पहचान के लिए, और यहां पर भी देखो इस क्वेश्चन को पूछ लिया दोबारा, इसकी भाषा बदल दी थोड़ी सी, पूर्व नियोजन आधारित सुरक्षा सोच के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, सब सुरक्षा के लिए तो लगी हुई है। यदि एक दिन के लिए यह कह दिया जाए कि सभी सैनिक अपने घर आ जाओ, तो बेटा भारत के घर की चम्मचों को ले जाएंगे दुश्मन। सेना ही होती है जो पूरी रात भर जगती है, सब सोते हैं देश में अंदर, है ना। तो आपके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होता है भाई। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का सही परिभाषित शब्दावली क्या होगा? सूचना पट। बताइए बच्चों। तो बेटा आप जानते हैं जब कोई नई सूचना आती है हेड ऑफिस से आपके लिए, तो आपकी वाहिनी में वो एक सूचना पट बनाकर टांग दिया जाता है है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नोटिस कहते हैं, नोटिसेबल कहते हैं, नोटिस बोर्ड कहते हैं, नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो क्या होता है वो जो सूचना पट होता है, कि जैसे तुमसे बोल दिया कि 2027 में चयनित अभ्यर्थियों
चयनित अभ्यर्थियों को सूचित, अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों को कल दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। आप लोग सुबह बैरिक से उठेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, सूचना पट लगा हुआ है कि 2027 में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिल्ली जाना है ना। तो आप लोग पूछेंगे सर दिल्ली जाना है, तो आप अपने अधिकारी से जाकर पूछेंगे सर ये नोटिस जो लगा हुआ है ये हमारे लिए है, लेकिन हमें कैसे कैसे पहुंचना है, क्यों जाना है, कोई कारण बताइएगा। तो आपको अधिकारी समझाएंगे फिर, है ना। तो मेरे बच्चे उसे बोलते हैं नोटिस बोर्ड, ठीक है। बताइए, तो ये व्यवहारिक चीजें आप नहीं कर पाओगे, सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, आइएगा, अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे आपका, पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, बताओ बेटा, पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। बोलो बच्चों, क्या कहा जाता है बेटा। तो आपको यह तो पता है कि भैया उसे FIR कहते हैं, उसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन हिंदी में दिया हुआ है उसने। अब हिंदी में कैसे बताओगे भैया, रिपोर्ट कहोगे, भैया रिपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, शिकायत कहोगे नहीं, नोटिस कहोगे नहीं, उसे कहते हैं हिंदी में प्राथमिकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो प्रथम आपकी शिकायत पहुंचती है ना थाने में, है ना, जो थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं, उसे मेरे बच्चे प्राथमिकी कहते हैं। प्राथमिकी बोले तो प्रथम सूचना आपकी जो जाती है, रिपोर्ट जो आपकी जाती है, याद रखेंगे हिंदी में FIR को प्राथमिकी बोलते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेल्पलाइन नंबर मेरे बच्चे 9818489147, 9147, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर लेना भैया। तो समझ गए मेरे बच्चे, लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, आंतरिक सुरक्षा डेटा। देखो बेटा, अब ये तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे बदल कर आया, तीसरी शिफ्ट में देखिएगा क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन 3 शिफ्ट में आया, तीनों में अलग अलग आंसर इसी तरह से उसने पूछ लिया। आंतरिक सुरक्षा डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इसे सुरक्षा एजेंसियां केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती हैं। गद्यांश के अनुसार डेटा का उपयोग किस रूप में होता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन तीसरी बार इस तरह से बदलकर पूछ लिया, संग्रहण उपकरण या प्रशासनिक बाधा, या मेरे बच्चे मैं कहूं तो कानूनी प्रमाण या रणनीतिक संसाधन, है ना। तुम्हें एक बात पता है अच्छे से कि मेरे भाई बिगर योजना बनाए कोई कार्य नहीं होता। सेना को यदि यह पता है कि सुबह हमारे ऊपर हमला हो सकता है, बॉर्डर पिक्चर देखी थी, है ना, कि पहला सुबह का नाश्ता कहां करेंगे, वहां करेंगे, है ना, खाना कहां होगा वहां। तो भारतीय सेना को मारते हुए, भारतीय सेना से लड़ते हुए आगे बढ़ने की सूचना मिली थी, है ना। तो बेटा ये रणनीति होती है सेनाओं की, रणनीति डेटा होते हैं कि हमें ये कार्य ऐसे करना है, दुश्मन को ऐसे पकड़ना है, उस पर ऐसे पकड़ बनानी है, ऐसे काबू पाना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों रणनीति संसाधन, ठीक है, रणनीति संसाधन बोलते हैं उसे, है ना। बिगर रणनीति के कुछ नहीं होता। अब आप ये सोचें कि RWA परिवार में तो यार हम ऐसे ही चले जाएंगे मिलने के लिए, नहीं। जो बच्चा आंध्र प्रदेश से है, जो बच्चा तेलंगाना से है, कर्नाटक से है, उसे रणनीति बनानी पड़ेगी। यार ऐसा करता हूं, पढ़ता हूं, पहले नौकरी प्राप्त कर लूं, फिर सम्मान समारोह होगा तो गुरुजी जरूर बुलाएंगे, तभी चलूंगा मिलने के लिए, है ना। अभी यार पैसे भी नहीं है और अभी कोई ऐसा मौका भी नहीं है जो जरूरी है जाना। तो हर आदमी रणनीति बनाता है अपने कार्य की, ठीक है। वही सेना का फंडा है मेरे दोस्त। चलेगा, डकैती शब्द का सही अर्थ क्या है। डकैती, डकैती किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग। एक तो होती है चोरी, चोरी तो मैं भी कर सकता हूं अकेला व्यक्ति, है ना। गया, आपका फोन रखा है, चुप से उठाया, आप उधर पढ़ने में लग रहे हैं, जेब में रखा और चला गया, फोन आकर के बाद स्विच ऑफ कर लिया, है ना। आपका पासवर्ड मुझे पता ही था, है ना बच्चों। तो चोरी तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन डकैती जो होती है उसमें कम से कम 4-5 लोग जरूर होने चाहिए, क्योंकि भाई डकैती डालनी है तो वहां से सोना चांदी जेवरात
मार पीट, बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है कोई परिवार का व्यक्ति उठ भी जाए, उसे गोली भी मारनी पड़ेगी, नहीं तो वो गोली मार देगा हमें, है ना, क्योंकि उस पर असला है, पिस्टल उसके हाथ में है। तो मेरे बच्चे वो होती है हिंसात्मक चोरी। समझ गए? तो डकैती का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंसात्मक चोरी। वहां लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, दंगा भी हो सकता है, और घूसा बाजी भी हो सकती है, गोलियां भी चल सकती है। कम से कम 4-5 लोग होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं। नियमों का समूह या रक्षक नहीं होता, कानून की रक्षा करने वाला नहीं होता। डकैती में कम से कम 5-6 लोग होंगे और सारी चीजों को उठा लाएंगे। ठीक है, यही तो चीजें समझनी है मेरे भाई। चोरी तो एक व्यक्ति भी कर लेगा यार, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा इस कलम को कौन चुराएगा, मेरी मैं आंख बंद करके बैठा हूं। अब तुम में से 4 आध लड़के आएंगे, उठाकर चुप ले जाएंगे, तो चोरी तो तुमने भी कर ली। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, कौन उठाएगा? तुम्हारा मन आ गया इस पर कि गुरुजी की कलम चुरानी है तो चुरानी है, बात खत्म। एक भी चुरा कर ले जा सकता है। पुलिस प्रशिक्षण शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है ना? पुलिस प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कहते हैं बेटा ट्रेनिंग को, है ना। जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, तो आप उस ज्वाइनिंग लेटर से कहां जाएंगे? ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, तो पुलिस प्रशिक्षण पाएंगे। वहां आपको भाई अभी तक आप जानते थोड़ी है पुलिस की भाषा, ना आप नियम जानते, ना आप अनुशासन जानते पुलिस का, ना डिसिप्लिन, आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी तो वर्दी कैसे पहननी है, इतने आधे लड़के नहीं जानते इस बात को। अभी मैं आपसे कहूं कि ये बेटा टोपी रखी है तुम्हारी, तुम टोपी लगाकर दिखाइए, तो कोई बच्चा सीधी आंख की तरफ लगाएगा, कोई किधर को लगाएगा, कोई किधर को लगाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो हमारा बैज है टोपी का, ये किस आंख की तारे के ऊपर रहेगा। पता है आपको? आप में से किसको पता है? बताएगा कोई मुझे कमेंट करके? कितने बच्चों को पता है कि टोपी का तारा, टोपी का जो चिन्ह होता है, बैज चिन्ह जो होता है, वो टोपी के ऊपर लगा होता है, वो कौन सी आंख के तारे के ऊपर होता है? बताओ बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ बच्चा कह रहा है भैया बेटा ये नोटिस बोर्ड है मेरे भाई, सूचना पट जिस पर सूचना छपी होती है, नोटिसेबल नहीं होता मेरे भाई, है ना। पट की बात कर रहा है वो। पट क्या है? पट क्या है? वो जिस पर वो चीज लिखी हुई है ना मेरे भैया। हाँ, तो बेटा लेफ्ट हैंड, उल्टी आंख के तारे के ऊपर वो टोपी का बैज रहता है। ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो स्थानीय पुलिस कार्यालय ऑफिस की बात हुई है कहीं? यहां पर नहीं हुई। विशेष कार्य के लिए पुलिस टीम नहीं, कोई स्पेशल टीम थोड़ी गठित हो रही है मेरे बच्चों। इसने तो पुलिस प्रशिक्षण शब्द की हिंदी का अर्थ पूछा है ना। पुलिस ट्रेनिंग का अर्थ पूछा है। पुलिस को सिखाना या पुलिस का साथ, सही का साथ नहीं, पुलिस को सिखाना। भाई पुलिस को सीखना ही तो पुलिसिंग है, पुलिस को सीखना ही तो पुलिसिंग है मेरे बच्चे। हम वहां सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। हमें सलूट मारना नहीं आता, हमें बेटा परेड करनी नहीं आती, हमें कौन सा पैर किस किस आवाज पर उठाना है हमको कुछ नहीं पता अभी। जो तुमने देखा ना ढोल बजते हैं, ढम 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 ढम, वो सब नियम होते हैं मेरे भाई पुलिस के, जो बताते हैं कि पहली चोट पर सीधा पैर उठेगा, दूसरी चोट पर उल्टा पैर उठेगा। ये सब आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, प्रशिक्षण में सीखेंगे। चलिएगा, खुफिया सूचना किस प्रकार की होती है? खुफिया सूचना जो चुप होती हैं, जो आपको भी मिला करेंगी कि कुछ आतंकवादियों का ये मतलब ये हमें संदेश मिला है किसी के माध्यम से। खुफिया तंत्र होते हैं, लगे होते हैं बेटा, जिन्हें मुखबिर कह देते हैं गांव में भी, है ना, कि कुछ आतंकवादी उस रास्ते से रात को 1 बजे अंदर हमारी सीमा में घुसने वाले हैं। तो हमको सूचना मिल गई, हमने अपने अधिकारी को दे दी, अधिकारी से हमने बात की कि सर कैसे करना है। अधिकारी ने योजना बनाई कि हम रात को उस रास्ते पर उस झाड़ी के पीछे बैठेंगे और चुप से सभी लोग वहां तैनात रहेंगे। कम से कम 10 सिपाही होने चाहिए, है ना, और गोली जो चलाएगा वो मेरे पहले एक यस या नो या कोई आइडिया आप देंगे, हाँ वो अपना कोड देंगे, उसके अनुसार चलाएगा। ठीक है, तो बेटा व्यावसायिक या मनोरंजक थोड़ी होता है, न सार्वजनिक है, सबके बीच में होता है, वो तो गोपनीय और विश्लेषण पर आधारित होता है ना मेरे भाई, गोपनीय और विश्लेषण पर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो मेरे बच्चों, संदेह के आधार पर हिरासत क्यों की जाती है? बताइए, बताओ मेरे बच्चों। मान लीजिए आपका एक दोस्त था, वो आपके साथ रहता था और वो किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो पुलिस ये जांच करेगी कि इसके दोस्त कौन कौन है, ये कहां कहां रहता था, किस किस के साथ घूमता था, किस किस के साथ जाता था। तो पुलिस संदेह में आपको उठाएगी,
मतलब आपको उठाएगी, थाने ले जाएगी और आपसे कहेगी कि क्या तुमने अपने दोस्त को मारा है? तुम कहोगे सर मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो वहां रहकर तैयारी कर रहा हूं, है ना, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूं सर, मैं तो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में रहता हूं उस समय से उस समय तक। आप लाइब्रेरी वाले भैया से पूछ लो, है ना, तो आप बोलेंगे ना कि सर वो कल 4-5 दिन से तो मुझे मिला भी नहीं था। तो बेटा संदेह के आधार पर क्यों उठाती है? व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, पुलिस उसमें जांच करना चाहती है ना, जांच के लिए सहयोग, जांच के सहयोग के लिए, ताकि सही जांच हो सके, जो मुजरिम है वो पकड़ा जा सके। ठीक है, स्थान बदलने के लिए, प्रचार के लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चे, उसकी सही जांच की जा सके। और जैसे कि अभी मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बिहार का केस बेटा जानकारी होगी आपको, रोशन सर के भाई का देहांत हो गया, है ना, कि किसी ने मारा, उस पुलिस जांच करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बेटा पुलिस का कार्य होता है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखो यही क्वेश्चन, देखो यही चौथी शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन बनाया फिर उन्होंने। ठीक है ना बेटा, ऐप पर बेटा वर्कशीट निकालने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो पीडीएफ के माध्यम से निकल जाएगी। देखो ये चौथी बार क्वेश्चन इस तरह से चौथी बार बना, तो चारों बार मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। आंतरिक सुरक्षा डेटा विश्लेषण भूमिका लगातार बढ़ रही है, ये तो आप सब जान ही चुके हैं। सुरक्षा एजेंसी केवल प्रतिक्रिया तक सीमित क्यों नहीं रहती? संसाधन अधिक होने से, कानून के कारण, रणनीति पहले से बनाने की क्षमता से, या जनसंख्या की वृद्धि से? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है, ये सॉरी विकल्प नंबर डी तो इसका। ठीक है, तो बेटा नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, जनसंख्या वृद्धि के लिए। बताओ जल्दी से, बोलो मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे संसाधन अधिक होने का मतलब भी नहीं है इसमें कुछ। अरे संसाधन तो जितने हो जाए उतना ही अच्छा है यार, है ना। संसाधन तो आज के समय में जितने ज्यादा हो जाए, सेना के पास, है ना, किसी के भी पास, जो टेक्निकल चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही देश विकासशील होगा, उतनी विकसित होंगी चीजें हमारी। कानून के कारण नहीं बेटा, रणनीति पहले से बनाने की क्षमता से, क्योंकि रणनीति तो बनानी पड़ेगी, अपराधी को कैसे पकड़ना है, कैसे सारी चीजों की पहचान करनी है, कैसे सारी चीजों की जांच करनी है, तो उसके लिए रणनीति तो बनेगी ना, योजना तो बनानी पड़ेगी। बिगड़ रणनीति को तो कुछ भी काम नहीं होता यार आज की दुनिया में। चलो मेरे बच्चों, तो बेटा ये मेरा आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर देंगे। जब सुरक्षाकर्मी को काम से एक दिन की छुट्टी दी जाती है, मान लीजिए आप कहीं पर तैनात हैं और आपको किसी काम से अपने घर का, अपने फैमिली साथ रखते हैं, सिलेंडर भरवाने के लिए जाना है, और आपका सिलेंडर, आपके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, तो आपने अधिकारी के सामने अपनी एप्लीकेशन जाकर पेश की और कहा कि सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब सुरक्षाकर्मी को काम से 1 दिन की छुट्टी दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? सजा कहलाती है, विश्राम कहलाता है, आकस्मिक अवकाश कहलाता है, रिहाई कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे गृह कार्य प्रश्न के रूप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। तो चलो दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल से हमारी मुलाकात ऐप के माध्यम से होगी, यूट्यूब पर हमारी मुलाकात अब क्लास में नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, वो आज रात 12 बजे से पहले ले लेना, अन्यथा मेरे बच्चों आपको 160 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, सब लोग मेहनत करिएगा, दिल से मेहनत करिएगा, जो चाहोगे जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे बच्चे।